नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपसे एक फिल्मी जो डायलॉग था उसके साथ अपनी बात करेंगे, जिसमें खान साहब कहते हैं कि इतने गोलियां मारेंगे, इतने छेद हो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या क्या हुआ। इसी टाइप का एक डायलॉग हमने ईजाद किया है और वो है कि हम इतनी परीक्षाएं और पेपर लीक करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं और कब किस चीज़ पर आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। कहने का अर्थ यह है कि आज सवेरे नीट पीजी का एग्ज़ाम था और जब छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो पता चला कि वो परीक्षा ही रद्द कर दी गई है और उसमें कहा गया है कि पेपर लीक होने की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है। बताइए कि जो छात्र लाखों रुपए खर्च करके और जाने कितने समय से इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे थे और उनको सुबह 7 बजे आकर के सेंटर पर पता चला कि उनकी परीक्षा तो रद्द हो गई है, इतना भी समय नहीं दिया। छात्र कंफ्यूज हो गए कि सूचना गलत है या असली है या नकली है। कहने का अर्थ यह है, अभी आपको मालूम है कि नीट की परीक्षा अभी कुछ दिन पहले रद्द हुई थी क्योंकि उसका पेपर लीक हुआ था और उसमें अब तमाम राजनीति हो रही है। किसी नेता को फंसा दो, किसी को कुछ कर दो, किसी को कुछ कर दो, लेकिन जो परीक्षा लेने वाले हैं उनसे कुछ भी नहीं कहा जा रहा। कमेटी बना दी गई है, उन्हीं को मेंबर बना दिया गया है। कल पता चला कि उसका डायरेक्टर ही बदल दिया गया है एनटीए का। पहला डायरेक्टर कौन था, शायद आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। वो आरएसएस के एक सज्जन के कहने पर उसको मध्य प्रदेश जो आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद यहाँ 5 साल पूरे हो गए तो उसको छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो कुल मिलाकर के इस तरह के लोगों की भर्ती हो रही है। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है कि कुलपति और ऐसी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं इन पर गलत लोग भर्ती कर दिए गए हैं। पहली बात, इनको कुछ आता नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से संचालित होते हैं, ऊपर से जो आदेश आता है उसी की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो लोगों की भर्ती कर दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ दलाली बट्टे के लिए काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं है उन पर। गुजरात में जहां पर पेपर छपे थे वहां एक गोदाम से पेपर लीक हुआ था और अब उसको कहा जा रहा है कि वो यहाँ से वहाँ से जाने कहाँ से लीक हुआ है। किसी गेस्ट हाउस का हवाला देकर के तेजस्वी यादव को फंसाने की बात की जा रही है। अरे भाई, जांच के नाम पर राजनीति क्यों करते हो? तेजस्वी यदि गलत है तो तेजस्वी को जाके पकड़ो। कौन रोक रहा है आपको? पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, वहाँ भी सरकार आपकी, सब कुछ तो आपका है। कौन मना कर रहा है? जब लालू यादव को जेल भेज सकते हो तो तेजस्वी को भी जेल भेज दो। या हवा में केवल तीर छोड़ने के अलावा कोई काम आता है कि नहीं आता है? यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। कल भी मैंने कहा था छात्र घर भी नहीं पहुंचे होंगे और पीछे से रात को 10:30 बजे आपने परीक्षा कैंसिल कर दी परीक्षा देने के बाद। तो आप कर क्या रहे हो आखिर? क्या जिम्मेदारी है आपकी? कौन सा ताजमहल बनवा रहे हो? अभी एक पुल गिर गया है, एक और बिहार में तीसरा पुल गिरा है अभी 1 हफ्ते के अंदर। तो क्या कर रहे हो? केवल खाना पूर्ति और खाना खिलाना और खाने की बात चल रही है, जबकि प्रधानमंत्री तो कहा करते थे न खाने दूंगा न खाऊंगा।
अब बताइए क्या कर रहे हो आप। चुनाव में मोदी की गारंटी चली थी जम के, और वो गारंटी चल भी नहीं पाई, लेकिन थोड़ी बहुत चली, तो उस गारंटी को तो देखो कम से कम कि हो क्या रहा है दुनिया में। अब केवल लोगों को निपटाने की तैयारी चल रही है कि लोगों को राजनीति में कैसे निपटाया जाए। पेपर लीक मामले में तेजस्वी को फंसाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में जो 44 सीटें आ गई हैं विपक्ष की, उसको निपटाने की तैयारी है। गहराई की बात यह है, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में 2 लोगों से निपटाने की बात चल रही है। योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको निपटाया जाए, बहाना कुछ भी हो, और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ा पेट में दर्द ये हो रहा है कि देश की सबसे तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी कैसे बन गई, इतना वोट कैसे मिल गया इसको। उनको निपटाने के लिए अब ये तरीका अपनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को कई भागों में विभाजन करने की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव की काट इसी में है कि वो कंफ्यूज हो जाएं कि वो कौन से प्रदेश में राजनीति करें। हालांकि आप लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन है, खुद को कंफ्यूजन है आपको। अखिलेश यादव के पास ऐसे ऐसे तीर हैं पार्टी में, ऐसे ऐसे पारिवारिक लोग हैं कि वो हर प्रदेश में अपना चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। राजनीति केवल प्रदेश की नहीं करते, अब तो आपने देख लिया राजनीति वो पूरे देश की करने वाले हैं। वो खुद अब चीफ मिनिस्टर ना बने, उनकी लाइन बहुत ऊपर तक जाने वाली है। जितने भी प्रदेश में ऐसे प्रदेश बना लो, सब जगह उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर होंगे। हालांकि अखिलेश तो एक बहाना है कि अखिलेश से निपटना है। असली बात यह है कि बाबा योगी आदित्यनाथ को रोकना है कि वो पीएम की लाइन में ना लग जाए कहीं आकर के। इसलिए प्रदेश को कई टुकड़ों में बांट करके उनकी राजनीति को ध्वस्त कर रहा है। लेकिन आरएसएस भी बड़ी निष्ठुर है, वो जिसको ऊपर पहुंचाती है उसके बाद उसे नीचे भी उतार लेती है। मोदी के लिए भी उसने हौसला बुलंद किया है। नड्डा का भी हाल खराब है। नड्डा ने ये कह दिया कि अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, तो वो मोदी से, अमित शाह से, नड्डा से निपटने के लिए वो पूरी जो उसकी अपनी तिकड़म है वो बाबा के साथ हो ली है। बाबा के साथ जो उसने बैठ कर के 2 दिन मुलाकात की है, उसको लेकर के बहुत भारी तनाव में आ गए हैं दिल्ली वाले। इसलिए वो अब ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से प्रदेश को विभाजित कर दिया जाए और कई प्रदेशों में बांट करके अखिलेश के बहाने बाबा की राजनीति खत्म कर दी जाए। अब पता नहीं कौन क्या करेगा, ये तो एक अलग बात है। हालांकि एक नई खबर आई है आज ताज़ा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे को दोबारा से प्रोजेक्ट कर दिया है। हालांकि उनसे पिछले चुनाव में गलती हुई कि उन्होंने उस लड़के को आगे बढ़ने से रोका था, वरना उसके भाषण मैंने भी सुने थे और आपने भी सुने होंगे कई बारी। वो इतना तर्क संगत बात कर रहा था लड़का कि हो सकता है कि इसी चुनाव में 2-4 सीटें शायद मायावती को मिल जाती, लेकिन मायावती ने खुद को इस तरह से क्यों किया, ये हमारी समझ से बाहर है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लड़का आनंद शायद आगे बढ़ेगा। और मायावती को ये लग रहा है कि नगीना की सीट से जो रावण जीत के आया है वो उनके परिवार की राजनीति पर कहीं ग्रहण न लगा दे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में आज पार्टी की बैठक बुलाई और उसको लेकर के उन्होंने ये सारा काम दुरुस्त करने की कोशिश की है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। जनता जनार्दन के हाथ में सारी तस्वीर। 9% वोट मिला है मायावती को ऐसे में भी, लेकिन 1 सीट नहीं जीत पाई। और 9.something वोट कांग्रेस को मिला है, उसका वोट 7.5% बढ़ा है, जबकि पहली
2-2.5% वोट मिला था तब 1 सीट मिली थी रायबरेली की, और अब 9.5% में उसे 6 सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में। ये कितनी बड़ी बात है। और समाजवादी पार्टी को मात्र 2-2.5% वोट बढ़ा है। 33% के आसपास समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, जब किससे पहले उसे 31% के आसपास वोट मिला था इसमें विधानसभा के चुनाव में। तब उसको शायद 120 के आसपास सीटें आई थी। आज उसको जो 37 सीटें मिली हैं वो 33% वोट के बल पे मिली हैं। 1-2-1.5% में ही उसका इजाफा हो गया है। और मैं आपको बता दूं, ये सारा आंकड़ा मेरे पास है। यदि इसी आधार पर चुनाव होगा अगला 2027 का, तो निश्चित तौर पर 220 के आसपास सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ले जाएगी। अकेली अखिलेश की पार्टी 180 सीटें जीतने के फॉर्मूले पर है, क्योंकि जो आज वोट उनको मिला है लोकसभा में, उस परसेंटेज को देखा जाए तो 180 से 85 के आसपास सीटें अखिलेश यादव को विधानसभा में मिलने वाली हैं। बस इतना काफ़ी है। इससे लेकर के संघ ज़्यादा चिंतित है, और संघ ने शायद ये बात तय कर ली है कि भाई इस मामले में अखिलेश को कैसे रोका जाए, और इसीलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को की पीठ पर अपना हाथ रख दिया है। भले ही वो कुछ भी हो, बाबा से यही कहा गया है कि आप ये उपचुनाव हैं उनको जीतो पहले, सारे के सारे उपचुनाव, और बाकी की चीज़ें सब बाद में देखी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो कहानियाँ चल रही हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे की तैयारी चल रही है, और इसके लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और दूसरे जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे पूरी कहानी दिल्ली में बैठ कर के तैयारी की जा रही है। आप जानते हैं कि जब किसी प्रदेश का बंटवारा होता है तो उसमें राज्य सरकार की अनुमति ली जाती है, लेकिन यहाँ पर यदि बंटवारा हुआ तो अनुमति लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई इस मामले में कोई मना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जनता की भी डिमांड है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध प्रांत और पूर्वांचल, इस तरह से 3-4 हिस्सों में। मायावती ने भी जब उनका जब शासन था उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने एक प्रस्ताव बना करके मनमोहन सिंह जी के पास भेजा था। वो आज भी लंबित है। उस समय हालांकि मनमोहन सिंह जी ने मायावती के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वो फिर से एक भूत की तरह निकल सकती है फाइल, और हो सकता है कि उसी पर कोई कार्रवाई शुरू हो जाए। तो ये सारी जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ। आपने मेरा चैनल तो अभी शायद सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें, और इसी तरह के सच्ची खबरों पर, सच्चे थॉट्स पर वीडियो सुनने के लिए मुझे शेयर भी करें, मेरे चैनल को लाइक भी करें, फॉलो करें मुझे। तो आपको नई नई बातें, नई नई खबरें मैं आपको देता रहूँगा। आप ये समझ के चलिए कि उत्तर प्रदेश इस समय नाक का बाल बना हुआ है। अयोध्या की सीट हारने के बाद और मोदी का जो ग्राफ बनारस में गिरा है, उसके बाद वो चप्पल वाली जो कहानी चल रही है वो बहुत ही खतरनाक है। यदि किसी ने चप्पल मारी भी है, गाड़ी पर फेंकी भी है, तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो देश के पीएम हैं, और पीएम के लिए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इस तरह की हरकत करे। हालांकि वो चप्पल थी क्या थी, हम अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जिस गाड़ी में पीएम बैठे हुए थे, उस गाड़ी के बोनट पर जो चप्पल नुमा कोई चीज़ पड़ी थी, वो एनएसजी के कमांडो ने उठा करके फेंकी थी। तो वो आमतौर पर वो वीडियो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, और आज भी वायरल हो रहा है। गाए बगाए लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब जगह चारों तरफ वही कहानी चल रही है। ये एक बहुत बुरी बात है कि किसी ने ऐसा किया है, तो ये उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज चप्पल की बात है, कल को कोई और चीज़ भी फेंकी जा सकती है। तो ये इस तरह की कहानियों से हमको बचना है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है प्रधानमंत्री भारत सरकार से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर अपनी टिप्पणी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।